नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर इस वक्त सरगर्मियां बहुत तेज हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने जो असर दिखाया है उसकी धमक से अभी पाकिस्तान उबर नहीं पाया है। पाकिस्तान के भीतर हालात क्या हैं, पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है और पाकिस्तान आखिर किस तरफ बढ़ रहा है, आज की चर्चा का विषय यही रहेगा। और आज की चर्चा शुरू करें इससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान के एक नागरिक का वीडियो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। कोई ऐसी तो सुना आपने कैसे पाकिस्तान की जनता अपनी सेना, अपनी सरकार को कोस रही है। दरअसल पाकिस्तान आजादी के बाद से ही लगातार ऐसी घटनाओं से घिरा रहा कि एक देश के तौर पर वो कभी तरक्की कर ही नहीं पाया। पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी अपनी जड़ नहीं जमा पाया और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी वहां की सेना। और वहां के सेना के प्रमुखों का लालच कहिए या षड्यंत्र कहिए, पाकिस्तान में जितने दिन डेमोक्रेसी नहीं रही उससे ज्यादा दिन तानाशाही रही, सेना की तानाशाही। अयूब खान, टिक्का खान, यहां से शुरू हुआ सफर जब जियाउल हक तक पहुंचा तो एक बहुत लंबा अरसा जनरल जिया ने पाकिस्तान पर शासन किया, मार्शल लॉ लगाया और वही वक्त पाकिस्तान की बर्बादी का इतिहास लिख गया। जनरल जिया ने पाकिस्तान में हर वो काम किया जिससे कोई देश तबाह हो सकता है। हालांकि दावा तो वो करते थे कि पाकिस्तान को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि पाकिस्तान के संविधान में इतने संशोधन कर दिए गए कि पाकिस्तान का मूल ढांचा ही बर्बाद हो गया। रही सही कसर अमेरिका की रुचि ने पूरी कर दी। अमेरिका को दक्षिण एशिया में रूस के बढ़ते प्रभाव और भारत की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी, तो उसने पाकिस्तान के सैनिकों को न सिर्फ हथियार दिए बल्कि सेना नायकों को अलग तरीके से फैसिलिटेट किया। और ज्यादातर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष रिटायर होने के बाद अगर अमेरिका में जाके बस जाते हैं तो इसके पीछे की कहानी खुद समझा जा सकता है।
अफगानिस्तान में जिस वक्त युद्ध चल रहा था उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के जरिए अपना काम कर रहा था। उसको पाकिस्तानी बेस की जरूरत थी, उसको पाकिस्तान के रास्तों की जरूरत थी और वो भरपूर इस्तेमाल कर रहा था। और पाकिस्तानी जनरल उस खामख्याली में जी रहे थे कि वो भारत से 1971 का बदला ले लेंगे या भारत से कश्मीर को अलग कर लेंगे। जाहिर सी बात है कि इसके लिए पैसा कहीं से तो आ रहा था और इस पैसे ने पाकिस्तान की सेना के मुंह में ऐसा खून लगा दिया कि वो अपना मूल काम छोड़ के आतंकवाद को प्रश्रय देने की एक फैक्ट्री बन गई। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई को दुनिया में और किसी वजह से नहीं जाना जाता है। ऐसा नहीं जाना जाता है कि बहुत अच्छी इंटेलिजेंस यूनिट है, जैसे दुनिया के दूसरे देशों की, अमेरिका की CIA है, MI6 है ब्रिटेन की, भारत की रॉ है, इजराइल की मोसाद है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जो पहचान है वो सिर्फ एक है, आतंकवाद को बढ़ावा देने की फैक्ट्री चलाना। अजहर मसूद, सलाउद्दीन, इस तरह के जितने लोग हैं पाकिस्तान की जमीन पर बैठे हुए हैं, बाकायदा होलसेल में भर्तियां करते हैं बच्चों की, 6, 7, 8 साल के बच्चों की, उनको अपने सेंटर्स पे लाते हैं, 5-6 साल उनका ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उनको सपने दिखाते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के नाम पर कुछ कुछ सिखाते हैं, हथियार चलाना जरूर सिखाते हैं और ये भी सिखाते हैं कि खुद के ऊपर बम बांध के कैसे कूद जाना चाहिए। इसके अलावा दुनिया के इतिहास में आईएसआई द्वारा किया हुआ कोई काम आपको रिकॉर्ड पर नहीं मिलेगा। और आईएसआई का दखल इतना है कि वो पाकिस्तान के फौज को भी नियंत्रित करती है। अंदाजा सिर्फ इससे लगाइए कि जो एक वक्त में जो जनरल आईएसआई का चीफ रहता है वो कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान की सेना का जनरल हो जाता है। तो सेना के जनरलों का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ज्यादातर सेना अध्यक्ष इस फिराक में लगे रहते हैं कि कैसे वो तख्ता पलटे और पाकिस्तान की हुकूमत उनके हाथ में आ जाए। मगर इस लंबे मार्शल लॉ के युग का जो सबसे खराब असर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, वो है हर चीज के ऊपर, हर संसाधन के ऊपर सेना का नियंत्रण। आर्मी के जनरलों, कमांडरों का आलम यह है, बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े फार्म हाउसेस, सब कुछ उनके कंट्रोल में, बड़े बड़े बिजनेस, वो सब भी उनके कंट्रोल में। रह रह के पाकिस्तान में लोकतंत्र की बयार बहने की कोशिश होती है। कभी कभी लगता है कि थोड़ी मजबूत बयार है, मगर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद या तो वो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर जाता है, जिसको हवा, जाहिर सी बात है, पर्दे के पीछे से वही आईएसआई देती है, और या खुद वो इतना कमजोर हो जाता है, वहां के सियासत के हालात वैसे हो जाते हैं कि उसको सेना की कठपुतली ही बन जाना पड़ता है। और पाकिस्तान में यही हुआ है। आज जब पहलगाम में हमला हुआ, ये कोई दावे से नहीं कह सकता है कि इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इसकी बात की खबर थी कि नहीं थी। ये ठीक वैसी ही बात है कि करगिल में जब युद्ध हुआ था, पाकिस्तानी सेना घुसी थी, तो ये कहा जा रहा था कि तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हवा ही नहीं थी और तब के सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने खुद से ये ऑपरेशन तय कर दिया। नवाज शरीफ तो फिर भी बड़े नेता थे। फिलहाल उनके भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ के भाई।
पाकिस्तान के भीतर असंतोष हर तरफ फैला हुआ है। उत्तरी सीमा पर अफगानिस्तान से लगे इलाकों में या पश्चिमी सीमा पर बलूचिस्तान के इलाके में हर तरफ पाकिस्तान के सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आक्रोश है। घटनाएं घट रही हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है। खैबर पख्तूनवा के इलाके में लगातार हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान का तालिबान दावा कर रहा है पाकिस्तान के उस इलाके में। बचे खुचे पाकिस्तान में बचा या तो पंजाब और या सिंध। सिंध कारोबारियों के लिए जाना जाता है। सिंध के कारोबारी सहमे हुए हैं। उन्हें पता नहीं कि पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था के बाद अब ये जंग उनको किस मुकाम तक पहुंचाएगी। और पंजाब तो पंजाब ही वो सूबा है, पाकिस्तान का पंजाब वो सूबा है जहां से आईएसआई और सेना के सारे बड़े अफसर आते हैं। तो पंजाब तो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है ही। तो एक ऐसा देश जहां पे चुनी हुई सरकार जब पाकिस्तान के बारे में आप कहते हैं तो वहां भी संदेह होता है। वहां की चुनावी प्रक्रिया के ऊपर बहुत सवाल हैं, ढेरों सवाल हैं। और पाकिस्तान में सबसे खास बात यह होती है कि पाकिस्तान में या तो कोई शासक होता है और जो विपक्षी दल का नेता होता है वो या तो देश के बाहर होता है और या फिर जेल में होता है। तो लोकतंत्र की बुनियाद ही वहां टेढ़ी पड़ी हुई है। और जब बुनियाद ही टेढ़ी हो तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर का कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती। आज अगर कोई बात सीज फायर से रिलेटेड कोई बात, युद्ध को रोकने से रिलेटेड कोई बात करेंगे किससे? अगर वहां की सरकार से बात करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि सेना उसकी बात मानेगी। और सेना से बात करनी क्यों? क्योंकि तो खुद वो पार्टी है और दूसरा फिलहाल तो वो अपने देश की आधिकारिक मुखिया है नहीं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा हुआ है जहां पर खुद पाकिस्तानियों को नहीं पता है कि उनका भविष्य आखिर है किसके हाथ में। भारत के लिए सबसे जरूरी काम जो था वो आतंकवादियों के लॉन्च पैड को नहीं बल्कि उनके भर्ती केंद्रों को उड़ाना, और वो काम भारतीय सेना ने बखूबी कर दिया। अब फिर से ऐसी नर्सरी, ऐसी फैक्ट्री बनाने में उनको बहुत वक्त लगेगा और बेहतर हो कि ना बनाए। कुछ सबक ले, मगर पाकिस्तान करे भी तो क्या करे। फिलहाल एलओसी पर शेल फायरिंग चल रही है। सेलिंग बोलते हैं इसको, अंधाधुंध गोलीबारी। 2 दिन में भारत को नुकसान हुआ है। हमारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं और भारतीय सुरक्षा बल भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन अभी घोषित युद्ध की स्थिति नहीं है। सबसे अच्छी बात जो भारत सरकार ने अपने बयान में कही वो ये कही कि ये टेरर पे अटैक था, अटैक ऑन टेरर। आतंक पर हमला था, किसी देश पर हमला नहीं था। और ये बात सही भी है। दुनिया का हर देश कहता है कि आतंक खत्म होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान की जमीन से भारत के भीतर आतंकवादी आ रहे हैं तो यह हक है भारत का कि वो उन अड्डों को तबाह करे, और वही भारत ने किया। अब तक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ने की घोषणा नहीं की। अब यह पाकिस्तान के ऊपर है।
लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना, जब पाकिस्तान कहते हैं तो तीन हिस्से दिखते हैं, सरकार, आवाम और सेना। भारत में इसका बिल्कुल उलट है। भारतीयों ने दिखा दिया है कि भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत की आवाम एक साथ खड़ी है। पक्ष हो या विपक्ष, सब एक साथ। सर्वदलीय बैठकों में फैसले हो रहे हैं, आपसी विश्वास का माहौल है और जनता सरकार के कदमों के साथ है, सेना की हौसला अफजाई करती है। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सरकार की बात सेना नहीं सुन रही है और आवाम तो न सरकार की सुन रही है न सेना की सुन रही है। ऐसे में एक अस्थिर पड़ोसी होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। भारत सरकार जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रही है, उसके बाद हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बनेगा, एक ऐसा जनमत बनेगा जो पाकिस्तान को खुद इस पहचान से अलग करने का दबाव बनाएगा कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।